तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी क्षितिज भाग 2 की कविता उत्साह, जिसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के महिषादल में सन 1899 ईस्वी में। वे मूलतः गढ़ाकोला उत्तर प्रदेश के निवासी थे और निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। मतलब जो उनके प्रिय लोग थे, उनका जो है असमय निधन हो गया था। मतलब समय से पूर्व ही निधन हो गया था, जिससे वो बिल्कुल अंदर तक टूट गए थे। और साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। साहित्य के क्षेत्र में भी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था अपने लेखन क्षेत्र में। और सन 1961 में उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय रही है। और निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। तो आज हम देखेंगे। तो उत्साह जो कविता है यह एक आह्वान गीत है। आह्वान मतलब किसी को पुकारने। तो बादल जो है निराला जी का प्रिय विषय भी रहा है। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के कवि भी हैं और एक महान साहित्यकार हैं। और उनकी रचना में छायावाद की सभी विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है भाव जो है, इसका सौंदर्य यही है कविता का कि कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, अपनी वर्षा से अपने जल से सींचकर, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पनाएं और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। तो विध्वंस मतलब किसी चीज़ का मतलब नष्ट हो जाना, या विप्लव का अर्थ होता है विद्रोह। तो कोई भी नया अंकुर तभी फूटता है जब उसका बीज का वो होता है, नाश होता है, बीज जब खराब होता है। तो यहाँ पर जो है नई कल्पना भी है और विध्वंस भी है और नई क्रांति की चेतना भी दिखाई दे रही है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। ललित मतलब सुंदर या मनोहारी, और सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मतलब ये इसलिए लिखा है क्योंकि अगर कोई लेखक या कोई कवि अगर चाहे तो वो अपनी कलम की धार से मतलब नई चेतना, नई जागृति का संचार कर सकता है। उसकी कलम में इतनी ताकत होती है, बिल्कुल एक तलवार की तरह। वो चाहे तो नई सृष्टि कर दे, नई रचना कर दे, साहित्य में बदलाव आ जाए, तो इतनी ताकत है उसके साहित्यकार के कलम में। तो कवि जो है जीवन को कैसा देख रहा है, व्यापक देख रहा है और समग्र दृष्टि से देखता है। और कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। मतलब सुंदर है, मनोहारी है, और एक क्रांतिकारी चेतना मतलब एक आह्वान उसमें छुपा हुआ है लोगों के लिए। और सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है बादल को एक कवि के रूप में देख रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि एक नई सृष्टि कर दो, एक नई रचना का संचार कर दो। और ये जो कविता है यह आज़ादी के पहले की कविता है। तो हम कह सकते हैं, हो सकता है कवि अपनी रचना के द्वारा सोए हुए और निराश पड़े हुए लोगों के मन में नई आशा जगाना चाह रहे हों। इस कविता के माध्यम से उनके अंदर उत्साह भरना चाह रहे हों। तो इस कविता में हम देख सकते हैं कि इसमें कवि जो निराला है उनका बादल प्रिय विषय है। और इसमें आपको
बाल कल्पना के रूप में उपमा अलंकार मिलेगा, और घेर घेर ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विद्युत छवि में रूपक अलंकार है। बादल का मानवीकरण हुआ है। मानवीकरण मतलब एक मानव का रूप बताया गया है बादल को। बादल को कवि की कल्पना की जा रही है। और भाषा संस्कृत निष्ठ एवं समास प्रधान है, और भाषा में जोश का आवेश है, प्रवाह है, संगीतमय है। तो हम देखते हैं इसके भावार्थ को। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। धाराधर मतलब बादल। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि बादल तुम गरजो, और हल्की फुल्की फुहार के साथ नहीं, तेज गर्जन के साथ गरजो, और उमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए पूरे आकाश में छा जाओ। और ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। और यहाँ पर कहते हैं कि तुम जो है हल्की फुहार मत देना, क्योंकि ज़ोर गर्जन करते हुए तुम्हें आना होगा, ताकि जितने लोग निराश पड़े हैं, हताश हो गए हैं, अपने जीवन में अशांति है, उनके मन में निराशा भरी हुई है, वे सभी तुम्हारी आवाज़ सुनकर जाग जाएं और उनके अंदर उत्साह भरने लगे। और अरे बादल, तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले घुंघराले बाल वाले हो। मतलब ललित ललित, सुंदर सुंदर, काले घुंघराले बाल वाले, बाल सुंदर सुंदर बाल की तरह। मतलब जब काले घने बादलों का आसमान में आप देखेंगे तो घुमावदार उसकी आकृति दिखती है। तो यहाँ पर कल्पना की जा रही है एक बच्चे के रूप में बादल की, कि तुम बिल्कुल सुंदर काले काले घुंघराले बालक की तरह हो। बाल कल्पना कैसे पाले, और जिस ऐसे बालक की तरह हो जिसके मन में अनंत कल्पनाएं होती हैं, जिसकी कल्पनाओं का कोई अंत नहीं होता। बालक हर समय निरंतर अनगढ़ कल्पनाएं करता रहता है, और उसकी तरह हो तुम। और विचित्र कल्पनाओं की पतवार तथा पालों के समान लगते हो। क्यों क्यों पालों के समान लगते हो? क्योंकि आसमान में तुम बिल्कुल छाए हुए हो। पाल होता है एक कनात की तरह। और यहाँ तो तुम जो हो बालक की तरह अनगढ़ कल्पनाएं करते हुए से लग रहे हो। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि पतवार तथा पालों के समान लगते हो, मतलब तुम बिल्कुल आकाश में छाए हुए हो, पाल की तरह, पतवार की तरह तुम हो। और विद्युत छवि उर्मे, उर मतलब हृदय, कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि, कवि नवजीवन वाले, हे नवजीवन प्रदान करने वाले कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति लिए हुए वज्र के समान, पत्थर के समान कठोर गर्जना छुपी हुई है। मतलब तुम एक कवि, नए बिल्कुल नवजीवन देने वाले कवि की तरह तुम्हारे हृदय में कठोर जो है व्रज के समान गर्जन छुपी हुई है। तुम बस अभी जैसे रचना कर दो तो क्रांति आ जाए, ऐसा कवि जो है कल्पना कर रहे हैं बादल के लिए। और कहते हैं ब्रज छिपा नूतन कविता, मतलब तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से पूरे आकाश में फिर से एक नई कविता का संचार कर दो। ब्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो, मतलब तुम फिर से एक नई कविता का पूरे गर्जन के साथ आह्वान करते हुए एक नई कविता का पूरे आकाश में संचार कर दो। पूरी मतलब कविता को आकाश में पूरे लिख दो। और बादल गरजो, कवि कहते हैं कि हे बादल, बहुत आह्वान करते हुए तुम गरजो, गर्जन करते हुए तुम गरजो। फिर यहाँ पर जो है आपको बादल का इस
पद्यांश में बादल का मानवीकरण देखने को मिलेगा। साथ ही साथ संस्कृतनिष्ठ भाषा है, समास का प्रयोग हुआ है और जोश और आवेश का मतलब बहुत ही जोश भरा हुआ यह पद्यांश है, जोशीला पद्यांश है। इसको पढ़ के जैसे नई क्रांति सी आ जाए ऐसा है ये पद। और यहाँ पर बाल कल्पना की गई है। बाल कल्पना के से इसमें आपको उपमा अलंकार मिलेगा और इसमें विद्युत छवि उर में इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, तो अब उसके बाद दूसरा पद्यांश हम देखते हैं इनका। विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब इस पद्यांश में कवि बताना चाहते हैं कि बादल जो है नई कविता, नए अंकुर को लिए हुए विनाश, विप्लव और क्रांति का नया संचार संभव करने वाला है। और इसमें बताते हैं, इसमें कवि बताते हैं कि संसार के सभी लोग क्या हैं, हो गए हैं गर्मी के कारण आकुल हो गए हैं, बिल्कुल विकल विकल हो गए हैं। मतलब भीषण गर्मी से लोग व्याकुल हो रहे हैं। उन्मन थे उन्मन, संसार के संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव के परिणाम स्वरूप व्याकुल और अनमानी परिस्थिति का वातावरण बना हुआ है। मतलब यहाँ गर्मी के कारण लोग आकुल हैं, अनमन हो रहे हैं और पूरा जो संसार है, पूरा जो मानव जाति का समुदाय है, वो एक नया बदलाव के लिए, एक नई जागृति के लिए बिल्कुल व्याकुल है और अनमानी परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ है। मतलब वो चाह रहे हैं कि कोई नया बदलाव आ जाए, कोई नई सृष्टि हो जाए, नया संचार हो जाए। विश्व के निदाघ के सकल जन, मतलब विश्व के जितने जन हैं, जितने लोग हैं, सभी नए बदलाव के लिए व्याकुल हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, घन मने बादल, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। तो कहते हैं हे कवि, ना समाप्त होने वाले बादल, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। तो कवि कहते हैं कि हे ना समाप्त होने वाले बादल, तुम ना जाने किस दिशा से आए हो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, हे अनंत बादल जिसका अंत ना हो, हे अनंत बादल, ना जाने तुम किस दिशा से आए हो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। और यहाँ पर कहते हैं कि यह धरती जो है बहुत गर्मी से, भीषण गर्मी से, तपन से जल रही है, बिल्कुल तप्त हो रही है, और तुम अपनी वर्षा से, अपने जल से सींच कर इस धरती को शीतल कर दो, इसको ठंडा कर दो। तो इसका एक दूसरा भी जो अर्थ है वो ये भी हो सकता है कि साहित्यकार कहना चाहते हैं, कवि अपने माध्यम से बताना चाहते हैं कि साहित्यकार जो है अपनी रचना के माध्यम से लोगों के अंदर इस प्रकार का नए विचारों को या मतभेदों को इस प्रकार से वो भर दे कि नई क्रांति का वातावरण जो है, जो नई चेतना का जो संचार है वह हो जाए और क्रांति का जो माहौल है वह थोड़ा शांत हो जाए। जो एक क्रांति का माहौल बना हुआ है वह शांत हो जाए। हे बादल, तुम घोर गर्जना करते हुए आकाश में छा जाओ और भीषण गर्जन करते हुए बरसो। तो ये था उत्साह पद का दूसरे पद का भावार्थ। और इस कविता के माध्यम से जो है कवि हमें यही बताना चाहते हैं कि बादल सभी दिशाओं में आकर विश्व को गर्मी से शांत करते हैं, उन अपना मतलब अपनी वर्षा से जो है व्याकुल लोगों की
गर्मी को दूर करते हैं और अपने जल से, अपने बरसात से विश्व को जो है राहत पहुंचाते हैं। सभी लोगों को जल से राहत पहुंचती है। गर्मी के बाद सभी लोगों को वर्षा आने का बहुत इंतज़ार होता है कि बारिश का मौसम आएगा और गर्मी से राहत पहुंचेगी। फिर यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कवि कि जो विश्व में जो सामाजिक क्रांति हो रही है और उससे जो लोग व्याकुल हो रहे हैं, उन लोगों को वो दिलासा देकर एक नए साहित्यकार का उद्देश्य होता है कि विश्व में सामाजिक क्रांति और व्याकुलता को और उनके जो चिंतन है, मनन है, उनको जो है नया दिशा दे और उनके इस क्रांति को वो शांत करे। मतलब साहित्यकार के अंदर ऐसी कला है, उनके कलम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो अपने कलम की धार से लोगों के विचारों को बदल सकते हैं, आंदोलन ला सकते हैं, नई चेतना का संचार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कविता में भी आपको विकल विकल तो इस कविता में आपको विकल विकल, उन्मन उन्मन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मिलेगा। संस्कृतनिष्ठ भाषा है। गीत में समावेश मिलेगा और आय अज्ञात में अनुप्रास अलंकार है। अवर्ण की अनुवृत्ति है और बादल का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। तो इन सब को आप इसमें नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे अट नहीं रही है कविता का भावार्थ और उसकी व्याख्या को देखेंगे। तो इसका कविता का जो पाठ प्रवेश है वो ये है कि यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। फागुन का जो महीना होता है बड़ा ही लुभावना होता है। प्राकृतिक में एक नई छटा सी दिखाई देती है फागुन महीने में, जिस समय होली भी होती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर कवि ये भी कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति का मन प्रसन्न हो, जब वो अंदर से प्रसन्न हो, तो हर जगह उसको सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है, सब कुछ सुंदर ही दिखाई देता है। और व्यक्ति का जब मन दुखी होता है तो लाख उसको अच्छी से अच्छी बातें करो या अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाओ तो उसको उसमें कोई भी रुचि नहीं दिखाई देती है। फिर सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है, सुंदर मनोहारी बना दिया। तो चलिए देखते हैं।